आज के इस वीडियो में एक ऐसे कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्मॉल कैप से कम वोलेटाइल होगा, यानी उससे ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप कैटेगरी को कड़ी टक्कर दे सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मिड कैप कैटेगरी की। वर्ष 2025 में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट मिड कैप कैटेगरी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट फंड कौन सा हो सकता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल एनालिसिस के साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिड कैप कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं और सारे फंड्स के बारे में एक वीडियो में बात कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं कि हम उसी फंड के बारे में बात करेंगे जिनको कम से कम 5 साल का समय हो चुका है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं और नो डाउट जितना ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उतना ही अच्छे तरीके से हम उस फंड को एनालाइज कर पाएंगे। तो पहला बैरियर ये होगा कि जिनका कम से कम 5 साल समय हो चुका है, और दूसरा बैरियर ये होगा कि जिनका जो एयूएम है वो कम से कम 10,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, तो 2 बैरियर हम लोगों ने लगाया है। पहला 10,000 करोड़ से ऊपर एयूएम और 5 साल से ज़्यादा का समय होना चाहिए। अब यहाँ पर 5 साल के रिटर्न के हिसाब से मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर मैं फिल्टर करूँ 10,000 करोड़ वाले को, तो पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल जिसका एयूएम 10,000 करोड़ से ऊपर का है। दूसरा फंड हमारा होगा पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, ये भी 10,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम है। तीसरा जो हमारा फंड होगा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसके बाद से चौथा फंड जो हमारा होगा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। पांचवा फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। छठा फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। सातवां फंड होगा मिराई एसेट का मिड कैप फंड। आठवां फंड जिसे हम लोग कंसीडर करेंगे यूटीआई मिड कैप फंड। नौवां फंड होगा एचएसबीसी का मिड कैप फंड। 10वां फंड होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुंदरम मिड कैप फंड। 11वां फंड होगा एक्सिस मिड कैप फंड। 12वां फंड मिड कैप कैटेगरी में जो है जिसे हम लोग कंसीडर करेंगे कंपेयर करने के लिए फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, जिसका एयूएम 10,000 करोड़ से ऊपर का है। अब यहाँ पर 12 फंड को हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे। बाकी के जो फंड को हम लोग स्किप कर रहे हैं, इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि वो फंड का परफॉर्मेंस बुरा है या फिर वो फंड बेकार है। इसका मतलब ये है कि हमने जो क्राइटेरिया सेट किया उसमें ये फिट नहीं बैठता है। मतलब कि या तो उसको 5 साल का समय ना हुआ होगा या फिर उसका एयूएम जो है वो 10,000 करोड़ से नीचे का होगा। ठीक है, तो चलिए इन 12 फंड को आगे एनालिसिस में शामिल करते हैं और देखते हैं कौन सा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी का। यहां से टोटल 3 बार में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। पहले 2 फंड को, उसके बाद 5-5 फंड को, और सब में से हम लोग टॉप के फंड को निकालेंगे और फाइनल कंपैरिजन पर पहुंचेंगे। पहले मैंने यहां पर लिया एक्सिस मिड कैप और फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप के बारे में। देखिए, अगर आप ऑलरेडी यहां पर इन्वेस्टेड हैं तो इस वीडियो का कतई भी मकसद ये नहीं है कि आप वहां से निकल करके किसी दूसरे फंड में जाइए। आप जहां पर इन्वेस्टेड है वहां पर इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन एज ए न्यू रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई नया फंड चाहता है तो उसके लिए आज के टाइम के हिसाब से कौन सा फंड बेहतरीन हो सकता है वो हम लोग यहां पर सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों की बात करें तो दोनों सेम डेट पर लॉन्च हुआ है, जिसको 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो दोनों फंड पुराने हैं, फ्रैंकलिन इंडिया और एक्सिस मिड कैप। ठीक है, अगर यहां पर रिटर्न की बात करें तो सिंस इंसेप्शन दोनों का रिटर्न लगभग बराबर है। माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन देखा जाए तो लगभग ही यहाँ पर बराबर है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक्सिस की बात करें तो 3 साल में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया हुआ है, और 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। वहीं पर अगर 1 साल की बात करें तो ये बीट कर पा रहा है, और अगर फ्रैंकलिन की बात करें तो फ्रैंकलिन भी 3 साल में बीट नहीं कर पा रहा है, 5 साल में बात करें तो भी नहीं बीट कर पा रहा है, और 10 साल में बात करें तो भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस देखें, जब से ये लॉन्च हुए हैं तब से इनका जो परफॉर्मेंस है वो दोनों अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। लेकिन एज ए न्यू रिटेल इन्वेस्टर अगर आप इस फंड में जाते हैं तो इससे बेहतर आपके पास विकल्प है। लेकिन अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपको इन्वेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको 2 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल हो चुका हो, और नो डाउट सिंस इंसेप्शन ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। लेकिन नए रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन दोनों फंड में से अगर देखा जाए तो कोई भी फंड नहीं कंसीडर किया जा सकता, क्योंकि लगातार 3 साल, 5 साल, 10 साल के टाइम फ्रेम में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की, तो इनका एयूएम तो ठीक है। देखिए, एक्सिस का एयूएम 30,000 करोड़ के आसपास है, फ्रैंकलिन इंडिया का 12.5 करोड़ के आसपास है। वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, वहीं पर एक्सिस का लगभग इससे आधे का है। साथ ही साथ शार्प रेशियो की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया शार्प रेशियो के मामले में
एक्सिस को पीछे छोड़ देता है। अल्फा की बात करें तो ये निगेटिव में अल्फा जनरेट कर रहा है एक्सिस, आप समझ पा रहे हैं, ये अपने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न बना करके दे रहा है। वहीं पर जो ये है फ्रैंकलिन इंडिया, वो पॉजिटिव में यहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो ज़्यादा वोलेटाइल जो फंड है वो फ्रैंकलिन इंडिया है। तो अगर इन दोनों में से एक अगर आपको चुनना रहे तो फ्रैंकलिन इंडिया आपके लिए ठीक हो सकता है। अगले स्लॉट में जिन फंड को हम लोग शामिल करने वाले हैं, एसबीआई मैग्नम फंड, सुंदरम मिड कैप फंड, यूटीआई मिड कैप फंड, मिराई एसेट मिड कैप फंड और एचएसबीसी मिड कैप फंड। अगर इन सब में सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें कि कौन सा फंड सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो यहां पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये वाला आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा। लेकिन मिराई एसेट जो है वो लॉन्च हुआ था आपका 2019 में, और इसको अभी मोटा मोटी अगर आप लोग देखें तो 5 साल का समय हुआ है। इसलिए जैसे ही 10 साल का समय होगा तो इनका भी रिटर्न जो है वो एवरेज होकर के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इन सब में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना करके दे रहा है एचएसबीसी मिड कैप फंड। एचएसबीसी मिड कैप फंड सिंस इंसेप्शन लगभग इनका 21-21.5% का रिटर्न है। बाकी के फंड की अगर हम लोग बात करें तो 20.5% के आसपास इन दोनों का रिटर्न है, एसबीआई मैग्नम और यूटीआई मैग्नम। वहीं पर अगर हम लोग देखें कि इनका जो बेंचमार्क है वो कौन कौन से फंड बीट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरम इसको बीट किया हुआ है, इसके अलावा ये एचएसबीसी इसको बीट किया हुआ है, बाकी के फंड इसको बीट नहीं कर पा रहे हैं। 3 साल के परफॉर्मेंस में अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदरम इसको बीट कर पा रहा है और एचएसबीसी मिड का फंड इसको बीट कर पा रहा है, बाकी बीट नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल के डेटा की बात करें तो 5 साल में देखिए ये कोई भी फंड यहाँ पर बीट नहीं कर पा रहा है। और 10 साल के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो 10 साल की डेटा में भी केवल एक ही फंड है जो कि अपने बेंचमार्क के लगभग करीब पहुंचा हुआ है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो सिंस इंसेप्शन तो सभी ने एक तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सभी फंड्स में से जो रिटर्न के मामले में और जो अपने बेंचमार्क को बीट करने के मामले में है वो एचएसबीसी मिड कैप फंड आगे निकलता है बाकी के फंड से। बाकी एक बार हम लोग थोड़ा सा इनका और टेक्निकल डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं होगी कि कौन सा एएमसी का आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जो भी डेटा बोलेगा सिर्फ उसी मुद्दे पर बात होगी, ठीक है। तो जो डेटा कह रहा है सिर्फ हम लोग उसी पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखें आप लोग सभी जो फंड है यहाँ पर एसबीआई, सुंदरम और यूटीआई, इन सब का 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट एवीएम की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो एवीएम है यहाँ पर वो है एसबीआई मैग्नम का। इसके बाद से एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है वो मिराई एसेट के द्वारा लिया जा रहा है। वहीं पर शार्प रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शार्प रेशियो जनरेट कर रहा है वो है एचएसबीसी मिड कैप फंड। अल्फ़ा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ा है वो एचएसबीसी का ही है। बाकी यूटीआई देखिए यहाँ पर निगेटिव में जनरेट कर रहा है और मिराई एसेट जो है वो निगेटिव में अल्फा जनरेट कर रहा है, यानी कि ये अपने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न बना करके दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद से अगर बीटा की बात करें तो सबसे कम जो बीटा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एसबीआई मैग्नम का और लगभग उसी के बराबर एचएसबीसी का है। इसके अलावा अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम जो है वो एसबीआई का है और लगभग उसके आसपास ही एचएसबीसी का है। तो एचएसबीसी रिटर्न के भी मामले में सभी पर भारी है और टेक्निकल डेटा के मामले में भी सभी पर लगभग भारी है, क्योंकि इनका अल्फा पॉजिटिव में है, इनका बीटा जो है वो सेकंड लोएस्ट है, इसके अलावा इनका स्टैंडर्ड डिविएशन भी सेकंड लोएस्ट है, इनका अल्फा इनके शार्प रेशियो की बात करें तो टॉप पर है और साथ ही साथ 11 साल का समय भी हो चुका है और 10,000 करोड़ से ऊपर का भी एवीएम है। तो यहाँ से अगर हमें एक फंड चुनना रहे तो हमारे लिए एचएसबीसी मिड कैप फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सेकंड लोएस्ट है, मतलब कि साल भर में जो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए जो एएमसी आपसे फीस लेगी वो सेकंड लोएस्ट है। मिराई एसेट के बाद सबसे कम इन्हीं का है। तो सारे टेक्निकल पॉइंट्स और जो डेटा है वो एचएसबीसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनमें से बेस्ट फंड आपके लिए एचएसबीसी मिड कैप फंड हो सकता है, ठीक है। पहले स्लॉट में हमने 2 फंड को कंपेयर किया, दूसरे स्लॉट में 5 फंड को और तीसरे स्लॉट में 5 फंड को कंपेयर करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा टोटल 12 जो फंड होंगे वो कंपेयर हो जाएंगे और जो टॉप के फंड हमने पिक किया है उन सबको फिर से जो विनर होगा उसको आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो अगर सिंस इंसेप्शन अगर इनके रिटर्न की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन विनर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मुझे दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वो है 26% का, जो कि मोतीलाल ओसवाल ने दिया हुआ है। इसके बाद से सेकंड हाईएस्ट जो है वो अगर आप देखें तो इनके बीच में लगभग टाई है, दोनों का रिटर्न लगभग 22.1 और 22.12 के बीच में ही इनका रिटर्न लाई कर रहा है, जो कि काफ़ी करीब है एक दूसरे के।
तो यहाँ पर जो टॉप के फंड निकल करके आते हैं सिंस इंसेप्शन रिटर्न के मामले में, वो आता है HDFC मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी और मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, ये 3 फंड आते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या ये अपने हर एक टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज और साथ ही साथ जो बेंचमार्क है उसको बीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है इनका बेंचमार्क। तो ये फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, ये कर पा रहा है, ये कर पा रहा है और निपॉन भी कर पा रहा है। इसके अलावा इससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखिए ये फंड कंपेयर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस है, इनका भी अच्छा परफॉर्मेंस है और इनका भी अच्छा परफॉर्मेंस है। 5 साल की बात करें तो इनसे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखिए इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इनका भी अच्छा है। इसके अलावा ये भी इसको बीट कर रहा है, ये भी बीट कर रहा है और ये भी बीट कर रहा है। 10 साल के डेटा की बात करें तो 10 साल के डेटा में देखिए ये इसको बीट कर रहा है, ये भी बीट कर रहा है, ये भी बीट कर रहा है और ये बीट नहीं कर रहा है, लगभग बराबर है। तो हम लोग चलिए मान ही लेते हैं कि बीट ही कर रहा है, लगभग ही ये बराबर है। तो यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5, इसके पास भी 5 हो गया और इसके पास भी 5 हो गया, बाकी इसके पास 4 पॉइंट है, इसके पास 4 पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम लोग 3 फंड टॉप का लेना चाहें तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और मोतीलाल ओसवाल फंड हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन निकल करके आते हैं। अभी हमने कुछ और टेक्निकल डेटा को कंपेयर करना होगा जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी हमारे सामने आए और ज़्यादा हमें एक तरीके से जो फंड है उसके बारे में हमें कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर लॉन्च डेट की बात करें तो सारे फंड 2013 के हैं, एक ही फंड 2014 का है जो कि मोतीलाल ओसवाल का है। अगर सबको देखें तो 10 साल से ज़्यादा सबको समय हो चुका है। हाईएस्ट AUM की बात करें तो इनमें हाईएस्ट AUM जो है वो HDFC का है। इसके बाद से एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी का। शार्प रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शार्प रेशियो जनरेट करने वाला फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल। अल्फ़ा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव अल्फ़ा है वो जनरेट कर रहा है मोतीलाल ओसवाल। बीटा की बात करें, बीटा हमें बताता है कि कौन सा फंड सबसे कम वोलेटाइल होगा, बीटा जितना कम उतना कम वोलेटाइल। तो बीटा के मामले में अगर आप देखें तो 4 फंड लगभग समान है। जैसे ये देखिए 0.83, ये 0.8 के करीब, ये 0.86, ये 0.82। तो चारों फंड लगभग बराबर ही हैं, इसलिए मैं चारों को 1-1 पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, लगभग बराबर है। वहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि कौन सा फंड कितना कम वोलेटाइल होगा, जितना कम उतना कम वोलेटाइल। तो यहाँ पर सबसे कम वोलेटिलिटी जो आती है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी की आती है। ठीक है, हालांकि अगर आप HDFC का भी देखेंगे तो लगभग इसके बराबर ही इनका एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन है और लगभग थोड़ा सा ज़्यादा ही सही, लेकिन PGIM का उनके बराबर। लेकिन PGIM के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये शार्प रेशियो बहुत कम जनरेट कर रहे हैं, साथ ही साथ अल्फा ये निगेटिव में दे रहे हैं। तो PGIM इंडिया को कंसीडर करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसके बाद से अगर हम लोग निपॉन इंडिया की बात करें तो निपॉन इंडिया का अगर आप देखें तो अपनी कैटेगरी में एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है। हालांकि इनका शार्प रेशियो अच्छा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा शार्प रेशियो अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल जनरेट करके दे रहा है और साथ ही साथ HDFC भी इससे ज़्यादा ही जनरेट करके दे रहा है। अगर हम लोग अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा के मामले में देख सकते हैं आप, जो मोतीलाल ओसवाल है ये भी इससे अच्छा परफॉर्मेंस है और जो HDFC है उसका भी अच्छा परफॉर्मेंस है और लगभग बराबर कोटक का है। इसके अलावा अगर हम लोग बीटा की बात करें तो इनका बीटा काफ़ी हाई है निपॉन इंडिया का, यानी ये काफ़ी वोलेटाइल फंड होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो इन पांचों फंड में सेकंड हाईएस्ट जो एक तरीके से देखा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निपॉन इंडिया का ही है। तो देखिए यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल नो डाउट इनका भी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा था, लेकिन बाकी के पॉइंट्स में ये निपॉन इंडिया को पीछे छोड़ते हैं। किस पॉइंट में? एक्सपेंस रेशियो इनका कम है, इसके अलावा शार्प रेशियो ये ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, अल्फा ये ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, बीटा इनका कम है। सिर्फ एक ही पॉइंट इनके लिए नेगेटिव है कि इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निपॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर इन सब में देखा जाए तो निपॉन इंडिया से कहीं बेहतर हमारे पास ये 3 विकल्प बचते हैं: HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, कोटक इमर्जिंग फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। देखिए यहाँ से जो फंड मैं स्किप कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस डाउन है, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा विकल्प हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया हुआ है। ठीक है, तो 3 फंड हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, एक फंड हमने HSBC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को लिया और एक और कंपेरिजन से हमने वहाँ पर फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड को लिया था। तो 3 ये और एक फंड वो मिलाकर के 5 फंड को अब आपस में कंपेयर करते हैं। डेटा आपके स्क्रीन पर है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, HDFC मिड कैप फंड, कोटक मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और HSBC मिड कैप। इन सब में अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो जो विनर आता है सबका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। सभी फंड जो हैं वो 20% से ज़्यादा एनुअलाइज रिटर्न बना करके दे रहे हैं, तो सभी फंड का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है।
अगर हम लोग यहाँ पर टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में जो है वो यही फंड शामिल है, यानी HDFC मिड कैप, कोटक इमर्जिंग मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ठीक है, टॉप 3 में यही फंड शामिल है। उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि बाकी के जो 2 फंड बचते हैं, क्या वो हर एक टाइम फ्रेम में इसको बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अगर हम लोग बात करें HSBC की, तो HSBC देखिए यहाँ पर बीट कर पा रहा है, यहाँ पर भी इसने बीट किया है, यहाँ पर ये बीट नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर बीट नहीं कर पा रहा है। बाकी अगर हम लोग बात करें फ्रैंकलिन इंडिया की, तो फ्रैंकलिन इंडिया देखिए यहाँ पर भी बीट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर भी इन्होंने बीट नहीं किया है, यहाँ पर भी इन्होंने बीट नहीं किया है। ठीक है, तो नो डाउट फ्रैंकलिन इंडिया और HSBC का परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन तो ठीक है, लेकिन 3 साल, 5 साल, 10 साल के टाइम फ्रेम में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमारे पास एक ऐसा फंड अवेलेबल है, 3 फंड जो कि हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, हर एक टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तो हमारे लिए जब ऐसे फंड अवेलेबल हैं और हमें किसी एक फंड तक पहुंचना है तो हमारे लिए नो डाउट यही फंड बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो हम इन 3 फंड को कंपेयर करेंगे, बाकी के फ्रैंकलिन इंडिया और HSBC मिड कैप फंड को हम लोग यहाँ से स्किप करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि फंड खराब है, अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, सिंस इंसेप्शन का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, 20% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। लेकिन नए इन्वेस्टर के लिए चूंकि हमारे पास और अच्छा फंड अवेलेबल है, इसलिए मैं आगे इन 3 को लेकर के प्रोसीड करूंगा। अब हमारे पास डेटा अवेलेबल है HDFC का, कोटक का और मोतीलाल ओसवाल का। इन तीनों फंड का अगर हम लोग देखें तो तीनों जो फंड हैं उनको 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इनमें सबसे ज़्यादा जो AUM है वो HDFC का है, उसके बाद कोटक का है और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो जो है वो कोटक का है। शार्प रेशियो की बात करें तो तीनों का शार्प रेशियो काफ़ी डिसेंट है, 1 से ऊपर ही आपको जनरेट करके दे रहे हैं। अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा के मामले में नो डाउट मोतीलाल ओसवाल का सबसे अच्छा है। इसके बाद से स्टैंडर्ड बीटा की बात करें तो बीटा लगभग तीनों का सेम है, 0.8 और 0.9 के बीच दोनों का बीटा यहाँ पर लाई कर रहा है। वहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगभग आसपास ही यहाँ पर वेरी कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से कुछ आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि देखिए अल्फ़ा के मामले में फ्रैंकलिन इंडिया बहुत कम अल्फ़ा जनरेट कर रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इनका हाई है। बीटा भी देखेंगे तो इनका इन सब में सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये बहुत वोलेटाइल फंड तो होगा, लेकिन रिटर्न इन 3 से कम बना करके दे रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, और वैसे भी इनका शार्प रेशियो देखेंगे तो इनका शार्प रेशियो जो माफ़ कीजिएगा जो एक्सपेंस रेशियो यानी जो ये फीस ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ले रहे हैं इस कैटेगरी में, मतलब कि ये जो 5 फंड है इनमें से, इस वजह से मैं फ्रैंकलिन इंडिया को यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। और बाकी जो HSBC है, HSBC जो है वो कई टाइम फ्रेम में बीट नहीं कर पा रहा, इस वजह से मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी में अगर टॉप 3 की बात करें तो ये फंड हमारे लिए टॉप 3 फंड हो सकता है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड के मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक्टिव कैटेगरी के एक फंड को जोड़ना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी आप अपने पसंद से जोड़ सकते हैं। हालांकि अगर इनमें से भी एक फंड चुनना रहे, हालांकि तीनों फंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक फंड इन तीनों में से चुनना रहे तो देखते हैं कि कौन सा फंड हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, ये तीनों फंड बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक फंड तक हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका AUM सबसे ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम इनका है, और इनको भी 1-1 पॉइंट दे देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा इनका है मोतीलाल ओसवाल का। अल्फ़ा की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका है। बीटा की बात करें तो सबसे कम इनका है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सबसे कम इनका है। अब देखिए किसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट है, 1 2 3 4 कोटक के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट है। तो नो डाउट इनमें से एक फंड अगर आपको चुनना रहे तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं तीनों फंड बहुत बेहतरीन है। देखिए थोड़ा थोड़ा का ही केवल डिफरेंस है, केवल थोड़ा थोड़ा का ही डिफरेंस है। यहां पर देखिए अगर ये कम वोलेटाइल पर जाएंगे तो आपको अल्फा कम मिलेगा, अगर ज़्यादा वोलेटाइल पर जाएंगे तो अल्फा ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा शार्प रेशियो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो तीनों में अंतर कर पाना कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वो बहुत मुश्किल है। तीनों परफॉर्मेंस वाइज देखें तो बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, और तीनों में से कोई भी फंड आप सेलेक्ट कर लें लॉन्ग टर्म विजन के साथ बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। ये कोई गारंटी नहीं होता है, संभावना रहेगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जो मोतीलाल ओसवाल है ये फोकस्ड की तरह बिहेव करते हैं, यानी इनका अगर आप टोटल होल्डिंग देखेंगे तो मात्र 23 स्टॉक में इनकी होल्डिंग है। बहुत कम स्टॉक के साथ ये अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहे हैं पिछले 10 साल से। ठीक है, इसके अलावा HDFC की बात करेंगे तो इनमें स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा है। कोटक की बात करेंगे तो इनमें भी स्टॉक्स की संख्या 23 से ज़्यादा है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें
तो तीनों फंड में से जो भी आपको अच्छा लगे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप तीनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पोर्टफोलियो में 3 एक्टिव फंड की। अगर आप चाहें तो 2 एक्टिव फंड को कंसीडर कर सकते हैं, या तो आप कोटक और HDFC को कंसीडर कर लीजिए, या फिर कोटक और मोतीलाल को कंसीडर कर लीजिए, या फिर HDFC और मोतीलाल को कंसीडर कर सकते हैं। 2 एक्टिव फंड आप रख सकते हैं और इनमें ओवरलैपिंग भी देखा जाए तो काफ़ी कम है, तो आप 2 फंड इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो कंसीडर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।